मेरा नाम जीवनलाल प्रजापति है। मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। गीताली मेडिकल कॉलेज में एज ए हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं घर में मेरी मदर, मेरे 2 बच्चे, एक लड़का है, एक लड़की है और एक मेरी पत्नी और मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहते हैं। गीताली मेडिकल कॉलेज में 2008 में मैंने ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था, मगर कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे गीताली ज्वाइन करना पड़ा और जहाँ पे जो जॉब मिल रहा था वो मैं करने के लिए तैयार था। मगर मेरे दिमाग में एक ही मिशन था कि इस जर्नी को, जहाँ पे मैंने गीताली मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है, मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। मुझे अच्छे से अच्छा काम करके अपने इंस्टीट्यूट को देना है और ग्रोथ पे ग्रोथ करना है। तो फिर मैंने मेरे को जो मिला एज ए ड्राइवर पे मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ से फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। कभी भी यानी कि जो भी लोग बैठते या उठते बातें करते थे, तो मैं जो अपने काम के अंदर ध्यान देना था। धीरे धीरे अधिकारी की नोटिस में आया और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर मैंने हमारे एक डायरेक्टर साहब थे वहाँ पे, तो उनसे मैंने आगे जाके पूछा कि सर मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को और काम दो, मेरा पोटेंशियल इतना कम नहीं है, मेरे को और काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले 1000 एम्प्लॉयज़ में से पहला आदमी है जो आगे होकर मेरे को नहीं बोल रहा है कि मुझे काम दो। मैंने कहा सर, क्योंकि काम करने की इच्छा तो थी, मगर सपोर्ट अगर पूरा मिले तो कोई बंदा कैसा भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर आगे से आगे मौके मिलते गए। पिछले 10 सालों से मैं हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। कंपनी में अंदर जब भी कोई नया टास्क मिलता है तो उस टास्क को पूरा करने के लिए एक चैलेंज होता है हर एक एम्प्लॉइज़ के पास। आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो बहुत सी चीज़ों को आपको सही करना पड़ेगा, मगर जो चीज़ सही करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंज मिलेंगे। चैलेंज कैसे मिलेंगे कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जो लोग पहले से उस काम कर रहे हैं या उसको आप सही करने जाओगे तो उन लोगों का विरोध का सामना भी अपन को करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ है कि यानी कि कहीं पे भी एम्प्लॉइज़ के सामने अपन कोई काम लेके गए या कुछ भी बात लेके गए, तो मैंने जिस तरीके से उन चीज़ों को फेस किया है कि आप जितना भी लगाओगे उतना उस समय कम पड़ेगा, मगर आपको अपने तन अपने मन को काबू रखना पड़ेगा। समय कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता उस समय। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, अपने मिशन पर ध्यान देना है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सिचुएशन अगर आपकी सुधरती जाएगी तो वो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। कोई काम आसान नहीं होता। लोग कहते हैं ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कोई काम आराम से इंसान कर सकता है अगर उसको समय दिया जाए और उसके पीछे अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा किसी भी अधिकारी का या किसी व्यवसाय का भी, तो काम आदमी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अपनी परिवार की समस्याएं वो भी साथ में ही चलती है। आप काम के साथ में अपने परिवार को लेके ही चलना पड़ता है। परिवार में समस्याएं तो ऐसी है कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। 2015 से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि एक्चुअली कि फादर को कैंसर, मल्टीपल माइलोमा बोन कैंसर की शिकायत आई थी और फिर उससे भी मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। मगर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में फिर उनका ट्रीटमेंट किया गया। उनका इलाज करते करते हमें 5 साल हो गए। 5 सालों के बाद अब जब इलाज शुरू किया हमने, जब स्टार्ट से लेकर अभी तक 48 कीमोस हमने उनके लगा दिए। अब इतना पैसा नहीं था सर, एक नॉर्मल परिवार से हैं हम लोग। मकान, पिताजी जब बीमार थे तो मेरे आंखों के सामने मायूसी से देखते थे कि यार क्या होगा, अब मेरी इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, इतना खर्च हो रहा है, कैसे ये बच्चा मेंटेन करेगा, क्या करेगा। मगर फिर मेरी कहानी में आपको एक चीज़ सबसे पहली मिलेगी, अगर कुदरत है तो है, कुदरत दुनिया में है और आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी। पैसा नहीं है, मेरे को इलाज कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, फीस देनी है, बहुत सारा ट्रीटमेंट है, दवाई गोलियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने जब भी ऊपर वाले को बोला कि भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई न कोई भगवान के रूप में मेरे पास आता और वो पूरा होता। इसलिए मैं भगवान में पूरा बिलीव करने लग गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब लोग को साथ नहीं देता है, नहीं, ऐसा है, साथ देने वाले बहुत होते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं,
और उनका मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरी हिम्मत बना के वो 5 साल की जर्नी मैंने कैसे निकाली, वो मुझे आज 5 साल के बाद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि यानी कि अपन अकेले हैं या नहीं है, मगर ऊपर वाला अपने साथ में है। उस समय फिर फादर का ट्रीटमेंट भी करा रहे थे, मगर उनकी किडनियाँ थोड़ा कमज़ोर हो गई, इसलिए उनका डायलिसिस भी शुरू हो गया। तो भी हमने हिम्मत नहीं हारी। ये जो समय का भूचाल था ना, वो तो हम सहन कर लेते, मगर जब उनका डायलिसिस का आया तो एक भूकंप की तरह था हमारे लिए, कि 2 ट्रीटमेंट एक साथ करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे हमने ये सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी ऐसे काम नहीं चलेगा। हम उनका इलाज डायलिसिस शुरू हुआ। डायलिसिस हफ्ते में 2 बार शुरू हुआ था, फिर डॉक्टर की सलाह पर 1 बार कर दिया। डायलिसिस शुरू होने के बाद उनकी हालत और गंभीर होती जा रही थी। उस समय फिर हमने सोचा कि अब कैंसर वाले डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीवन जी, आपने 5 सालों से इनका इतना इलाज करा दिया, 48 कीमोज लगवा दिए हैं, अब आपके आगे कोई ऑप्शन रहा नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, और डॉक्टर अंकित अग्रवाल जो मेरे पिताजी का गीताली मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि जीवन जी आपको, अब मैंने कहा सर कोई ऑप्शन हो या कुछ हो, क्योंकि देखो मेरे पिताजी 9 बार आईसीयू में जाके आ चुके हैं। जब तक वो गए हम उनके साथ में गए, पूरे स्टाफ ने पूरे तन मन से काम किया। अब डॉक्टर साहब ने बोला कि जीवन जी, अब अपने पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ कीमोस पूरे कर चुके हैं, मगर कैंसर बहुत ही फैल रहा है। उस समय मैंने डॉक्टर साहब के कमरे में मैं अपने बेटे को लेके गया। मैं और किसको दिखाता, मैंने कहा मेरे बेटे को मैं अपने साथ में लेके गया। मैंने कहा देख, उसकी उम्र भी 14-15 साल ही, सुदर्शन नाम है उसका। मैंने कहा देख, आज मैं जो कर रहा हूँ वो डॉक्टर साहब तेरे सामने बताएंगे, तुझे घबराना नहीं। तुझे देख कर मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरी बेटी को देख कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। बहुत उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, मगर आज मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही है। मेरे बेटे को मैं अपने साथ में लेके गया। डॉक्टर साहब को बोला कि सर आप जो भी है बच्चे के सामने बताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसे ये पता चलना चाहिए कि पापा ने पूरी मेहनत की है, कहीं कोई कसम नहीं छोड़ी है। तो डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे बेटे ने सुना, बेटा भी थोड़ा मायूस हो गया कि आप अपने पास दादाजी को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो भी मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा ये दादाजी को अपन को नहीं बताना है, उनको जो आज तक तो अपन ने जो किया बहुत ज़्यादा अच्छा किया उनके लिए, और भी अच्छा करेंगे। अब उनके कुछ कमी नहीं आने देंगे। यहाँ तक तो मैं उनको लेके आया हूँ, मगर अब डायलिसिस शुरू हो गया था। मुझे ये पता नहीं था कि कोरोना, हम पिताजी को इतना सेफ्टी से रखते थे कि किसी को उनके कमरे के पास भी नहीं जाने देते थे, मगर किस्मत इतनी खराब, यानी कि इतना सारा जो भूचाल मचा हुआ था जिंदगी के अंदर के, एक दिन हॉस्पिटल में, एक दिन घर पे, एक दिन हॉस्पिटल, यानी कि इतना गंभीर परिस्थिति बन गई थी हमारी लाइफ में कि यानी कि, मगर तो भी हम सब मुस्कुरा के रहते थे, जिंदा दिल। किसी को उनको पता भी नहीं चलने देते थे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर उनकी आने वाले समय में थोड़ी सी समस्या बढ़ती रही, क्योंकि उनके पेन होता था, बहुत दर्द के बीच में रहे। मगर उसके बाद फिर मेरे बच्चों को, मेरी मम्मी को मैंने ये बताया था कि डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है कि 6 मंथ इनके पास हैं, आप जितनी सेवा कर सको आप देखो। फिर हमें ये पता नहीं था कि कोरोना हमारे लिए बैठा है, हमें ये पता नहीं था। डायलिसिस हुआ अगस्त माह में, 2020 अगस्त में डायलिसिस हुआ उनका। उसके बाद हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल निकला कि जो भी पेशेंट डायलिसिस के आएंगे वो अपना जांच करा के आएंगे, कोविड 19 की जांच करा के आएंगे। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हमें भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था, और हमने भी पापा की जांच कराई। तो पापा की जांच कराई 14 तारीख को, 14 अगस्त को हमने जांच कराई। 14 अगस्त के बाद फिर अगले दिन 15 अगस्त के लिए मैंने उस दिन भगवान से प्रार्थना की सब अच्छा हो जाए। फादर आए, मैं आया फादर के पास। फिर मेरे पास 12 बजे एक फ़ोन आता है, नोडल अधिकारी का
फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आपके फादर पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सुनते ही मेरे जो हिम्मत मैंने जुटा रखी थी वो टूटती नज़र आई। जब अगर वो पॉजिटिव आए हैं तो शायद मैं भी उनके साथ में हूँ, मैं भी हूँगा। मगर उनका पॉजिटिव आना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए था कि वो इस पोजीशन पे थे कि अब कुछ सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी मेरे मानसिक तौर में। बिल्कुल नर्वस हो गया था कि अब ये बात मैं किसी को बोलूं तो भी खतरा, नहीं बोलूं तो भी खतरा। अब करना तो क्या है, इस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने उस समय भी अपने मन को संभाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी कब तक आएगी, वो सरकारी फॉलो अप होते हैं। वो गाड़ी आई रात को, फिर उनको लेके गई गाड़ी। और जिस समय में उनको जब आज तक तो इतने सालों से कभी अलग किया नहीं अपने से, गाड़ी में हमने बिठाया, मेरी सिस्टर और हम दोनों हॉस्पिटल गए। उनको जब छोड़ा मुझे ये लग रहा था कि फिर से मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मगर पॉसिबल नहीं हो पाया। वो उनको छोड़ा, फिर अगले दिन हमारी जांच हुई। मैंने सोचा वह ठीक है, हमारे तो सब ठीक होंगे। मगर दूसरा सबसे बड़ा भूचाल उस समय आ गया जब अगले दिन मेरे पास फोन आता है जांचों के बाद कि आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपके सिस्टर तीनों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मेरी जो रही कही हिम्मत थी मेरे पास वो भी खत्म हो गई। मैंने तो भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कोई बात, जैसे उनके लिए भी गाड़ी आई, उनको पैसिफिक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। मेरे पिताजी को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे सिस्टर के दोनों बच्चे, 4 बच्चों के साथ मैं घर पे अकेला। जब मैं अपने पिताजी को गाड़ी के अंदर बिठा रहा था, सब लोग अपने घरों से चढ़ चढ़ के वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि सब आते हमसे पूछते, नहीं, सब इस तरीके से बिहेव करने लगे यानी कि हमने कोई इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया, वैसा बिहेव शुरू हो गया था। मेरी मदर को भी और सिस्टर को, वाइफ को, महिला नाम कहने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ घर के अंदर अकेला, घर के बाहर धारा 144 लग चुकी थी। वो समय मेरे लिए सबसे भयावह था। 19 तारीख को उनको लेके गए, 20 तारीख को मेरा जन्मदिन था। लोगों को नहीं पता था तो वो मुझे विश करने लगे। मैंने फिर फेसबुक पर मैंने अपने पिताजी के बारे में, अपने घर के बारे में बताया कि इस तरीके की समस्या आ गई। और मैंने सबसे हाथ जोड़ के बोला कि आप बहुत अच्छा, आपने मेरे को विश किया, मगर मेरे पिताजी की हालत इस तरीके से, भगवान से सब प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। सभी ने विश किया, सबने भगवान से प्रार्थना की कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर अभी मेरा इससे भी खराब समय आना बाकी था। घर के अंदर अकेला, सामान, राशन का सामान कुछ कम बढ़ गया होगा। तो फिर मेरे को किसी ने फोन किया कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। मेरा आरओ उसी 2 दिन पहले खराब हुआ था घर का। पानी हम जो कैंपर मंगवाए थे, उस गाड़ी वाले को बोला कैंपर रखते जाता था। लोगों ने कैंपर भी बंद कर दिए, पानी पीने का भी बंद करवा दिया। तो भी मेरे घर में बोरवेल का पानी से हम काम चलने लगे। कोई ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे, उनको हर चीज, अब मैं उनको इतना नहीं बता पा रहा था कि जितना उनको जो बताना चाह रहा था वो बता दिया, मगर उनको कभी भी एहसास नहीं होने दिया सिचुएशन कितनी गंभीर है। 20 तारीख की रात जब मेरा जन्मदिन था, मेरे पास फोन आता है। रात को 11 बजे बाद समथिंग मेरे पास फोन आया। 11, 11:15 बजे हुई थी। बच्चे सब ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे, मैं अकेला नीचे सो रहा था। मेरे पिताजी ने मेरे से उस समय से पहले मेरे से 1-2 बार बात की। किस्मत आप देखिए कि जब वो एडमिट थे तो उनको मैंने फोन दिया था कि भाई पापा आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल करना है इससे। वो क्या पता उनकी तबीयत ठीक थी नहीं, तो वो फोन पानी के अंदर गिर गया, फोन स्विच ऑफ भी हो गया। तो भी मैंने दूसरा फोन उन तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर जब तक देर हो चुकी थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पिताजी का सिर्फ मुझसे यही क्वेश्चन था कि तू कहाँ है।
मैंने उनको बोला पापा मैं अभी काम निपटा के आ रहा हूँ। यार जिंदगी में आज तक ऐसा कभी दिन नहीं आया तो मेरे से मिलने नहीं आ रहा है। मैंने कहा पापा मैं आ रहा हूँ, मगर मैं घर के बाहर निकल नहीं सक रहा हूँ। मेरे से मेरे फादर ने पूछा, यानी कि मेरी सिस्टर के बारे में पूछा, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मगर हमारी समस्या ऐसी थी कि मैं अपने पापा को ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो तीनों पॉजिटिव आ गए और वो वहाँ चले गए। इधर से मेरी वाइफ का फ़ोन आता मेरे पास कि आप क्या कर रहे हो, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे फादर ने मेरी वाइफ से फ़ोन पर फ़ोन किया, तुम सब लोग कहाँ हो, कुछ कोई बता नहीं रहा है। अब मैं मेरे फादर को ये नहीं बोल सकता हूँ कि पापा सब ऐसी सिचुएशन है। मगर उस समय मैंने तो भी झूठ बोला, मैंने कहा पापा मैं आ रहा हूँ। रात को 11 बजे फ़ोन आया, 20 तारीख को गए। मैं गया, रात को गया, मैंने देखा कि सिचुएशन अब मेरे हाथ से निकल चुकी। फादर की डेथ की न्यूज़ मुझे दी गई। उस समय मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत गुनहगार। फिर तो भी उस समय मैंने अपने आप को बहुत काबू किया, बाहर थोड़ी देर जाकर अपने आप को शांत किया। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे ये नहीं पता था कि आने वाला समय उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला मेरे लिए, क्योंकि कोविड के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। मैंने कहा कि ठीक है, वाइफ वो नहीं आ पाए, मेरी मम्मी भी नहीं आ पाई, अंतिम क्षणों में ना उनको कोई मिल पाए ना देख पाए। रात को मैं वापस 1 से 1:30 बजे वापस अपने घर पे आया। जब बच्चे के ऊपर की तरफ सो रहे थे, मैं रात को मैंने बहुत आवाज़ लगाई। बच्चे मेरी छोटी गुड़िया सिमरन वो उठ के आई रात को 1 बजे, पूछने को पापा आप कहाँ गए थे। मैंने कहा बेटा कोई काम से गया था, मगर उसको बोल नहीं पाया। सोए। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने अपने परिवार वालों को फ़ोन किए, सभी लोग आए। मेरे एक बड़ा भाई और है, मेरी सिस्टर से छोटा है, मुझसे बड़ा है। मेरे बड़े वो आते नहीं, हालांकि बोली चाली थोड़ी उनकी कम है। तो मेरे फादर की डेथ के बाद मेरे बड़े पापा ने पूछा उसको उनको बुलाना है क्या। मैंने कहा हाँ बुला लीजिए, क्योंकि इतने सालों में मेरे फादर की इतनी बीमारी में कभी उनका ना कोई आना है ना जाना है ना कोई रोल था। वो हमारे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते, किसी प्रकार का उनको कोई नहीं। मगर तो भी मैंने कहा नहीं उनको बुलाओ, उनके फादर है, वो भी आना चाहिए। वो आए, आम आदमी की तरह दाह संस्कार में आके चले गए। फिर हमारे गाँव में एक परंपरा है, किसी की एक धूप रखते हैं जिसमें परिवार के सभी लोग धूप देते हैं। मेरे बड़े पापा ने उस समय भी मुझे पूछा कि जीवन उसको बुलाना है क्या। मैंने कहा उनके पिताजी, उनको बुलाना चाहिए आपको। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। वो आए, एक आम आदमी की तरह धूप दे के बाहर से चले गए। उन्होंने मेरे बच्चों से या किसी से ये नहीं पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, घर में तुम्हारा कोई नहीं, तुम यानी कि महिला नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम कैसे सेट कर रहे हो। उसमें मेरे एक मामा की लड़की मेरे गांव में शादी कराई हुई है, तो वहीं पे वो जिनका नाम राधा जी है, वो आए। उन्होंने जो भी महिलाओं के जो छोटे मोटे कार्य होते वो किए। हम पिताजी का दाह संस्कार करके आए। उसके बाद कोविड का जो कहर था वो उसका कहर कम नहीं पड़ा था। यानी कि मैं अपने पिताजी की डेथ के बाद अकेला बैठ के अपना समय बिताने लगा। एक समय ऐसा मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, मगर मुझे जिस समय लोगों की ज़रूरत थी, जब मेरे को सहारे की ज़रूरत थी, तब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं इतना टूट के, इंसान की कितनी कैपेसिटी होती है सब्र करने की, सोचने की। मैं इतना टूट गया था कि तो भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा था। मैंने कहा भगवान भी क्या पता क्या करना चाहता मेरे से। मेरे पिताजी इरिटेट हो गए थे अंदर से, क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोले थे मुझे कि देख जीवन, मैंने मेरे परिवार के लिए अच्छा किया है,
मेरे माता पिता के लिए अच्छा किया है जो तूने देखा है। मैंने कहा ठीक है मैंने देखा है, मगर उन्होंने मेरे को हिम्मत इसलिए दी कि यानी कि जो मैंने उनको देखा है उस हिसाब से मैं अपने परिवार अपने बच्चों को वही दिखाऊं, यानी कि अच्छाई क्या होती है। बुराई तो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी, मगर अच्छा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी की। मेहनत नहीं करेंगे और आप बुरे रास्ते पे निकल जाएंगे तो आप बुरे बने रहेंगे और आपको मन में यूँ लगेगा हाँ मैं सही हूँ, मगर दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए आपको बहुत समय लगता। तो फिर इस तरीके से फिर उनकी 12 दिन पूरे हुए और पिताजी ने क्या सर क्या इतने सालों से क्या वो आईसीयू में आते थे जाते थे, उनका मन मेरे बड़े भाई के ऊपर से उतर गया था। तो उतरने के बाद अब उनको इस तरीके का था कि मेरा बड़ा बेटा है काफ़ी अच्छा है, सफिशिएंट है और अच्छा उसका बिजनेस भी है, तो उसको आना चाहिए था, मेरा मानना तो ये। मगर वो चलो नहीं आया किसी कारणवश, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, यानी कि हर बच्चे के बीच में माँ बाप के बीच में होता है, मगर इतनी बड़ी डेथ होने के बाद भी नहीं आया। तो आज का ये युग किस जगह जा रहा है। जैसे जैसे दिन निकले मेरे लिए मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ, घर के अंदर कोई महिला नहीं है, अकेला बच्चों को हाथ से खाना बना के खिलाना। 25 तारीख को मेरे पास कॉल आता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोल देना, हम प्रोवाइड करा देंगे। मैंने कहा अभी तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए कुछ राशन पानी कम पड़ गया है, तो आप थोड़ा सा हेल्प करवा दें, भिजवा दीजिए, तो मैं देख लूँगा, जो भी होगा कर देंगे। उसका मार्केट में क्या इफेक्ट आया, लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जीवन की तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, उसको तो पैसे की कमी है न। इस तरीके से मार्केट में प्रोपेगेंडा चलाया गया छोटा मोटा, कि यानी कि आप समझ सकते हो ना, मैं अगर मेरे को यहाँ पे सामान ला के देते तो उस जगह दूसरे भी लोग लाए थे, उनको मैंने पैसा दिया है, वैसी बात नहीं। मगर सोच लोगों की बहुत ही विपरीत। इतना ना होने के बाद भी समझदारी यूज करने के लोग चाहते ही नहीं। लोग ये चाहते थे कि यानी कि कुछ ना कुछ इनके और कुछ हो। मगर तो भी मैंने उस जगह अपना सब्र कायम रखा और 27 तारीख को मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर मेरे घर पे आए। मुझे उस समय ऐसा लगा कि इनका रोल बहुत ही बड़ा है। इस वार्डन की प्रोफेशन में आने के लिए सबसे पहला ज़रूरत है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा। समय का आपको ऐसा नहीं है कि आप आए और चले गए, नहीं, आपको 24 आवर्स में कभी भी कोई भी काम के लिए मौजूद होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये जो युवा है इनको समझना पड़ेगा, समझने की एक स्किल, जैसे कि वो स्किल को डेवलप करने के लिए इसमें आने के लिए आपको हर चीज़ वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानकारी रखना। हर बच्चे से हर्टली बात नहीं कर सकते आपको उसमें सोच समझ के उसके माता पिता को भी जवाब देने होते हैं। तो आपको इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए काफ़ी मैच्योर, काफ़ी पढ़े लिखे और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहीं भी ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा अपने आप को गुस्सा नहीं दिखा सकते। आपको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपका सबका ध्यान रखना पड़ेगा और किसी के साथ गलत ना हो वो भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है, आप अगर चुप होकर बैठ गए या आपने किसी के लिए कोई अच्छा नहीं किया तो वो आपको वो बंदा बोलने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। वो सारे सब नवयुगों के, अब उनको कंट्रोल करने के लिए आपका स्किल बहुत ही ऊपर का होना चाहिए। और तो ठीक है, बाकी तो सब छोटी मोटी चीज़ें तो हर आदमी करता ही है, मगर उनके दिमाग को पढ़ के फेस रीडिंग करके आपको काम करना पड़ेगा। यही मेरी टिप्स। अगर मुझे मौका मिलता है और वापस से मैं अपने पुराने समय में अगर मेरे को टाइम मशीन में डाला जाता है तो मैं सबसे पहला काम एक काम करूँगा। मेरा बचपन से एक सपना था कि IPS ऑफिसर बनने के लिए मुझे अच्छा लगता था, यानी कि IPS के पास बहुत सारी पावर होती है सर, और अपने समाज के अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, मगर किसी कारणवश किसी परिस्थिति को देखते हुए तो नहीं बन पाया। अगर मेरे को कुदरत अगर अगला जन्म देती है तो मैं हमेशा उसी के लिए ट्राई करूँगा। अगर बचपन की यादों की बात की जाए, मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं था, जुनून बहुत था पढ़ाई का, खेलने का, और यानी कि आज के समय में तो बच्चे शायद देख भी नहीं पाएंगे
अभी तो पूल के अंदर नहाने जाते हैं, तो पहले हम बारिश होती थी कहीं पे भी तो कुएं बावड़ी वो देखते थे, हम वहां पे नहाने जाते थे। और इतनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी को ये मत करो वो मत करो, बच्चे थे तो छुट्टियों के अंदर खेलना कूदना। और टीवी नहीं था घर में, हमारे पड़ोस में एक टीवी था, हम सब बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे आज वो समय याद आता है तो इतना नहीं मन मन में गुदगुदी होती। हम वो सब टीवी देखने जाते थे तो कोई मना भी नहीं करते थे। आज के समय में किसी घर के अंदर आप टीवी देखने के लिए 2 मिनट बैठ जाओ तो आपको धक्के मार के लोग बाहर निकाल देंगे, मगर उस समय कोई मना नहीं करता था। आज एक कोई पेड़ देखो आप, उस पेड़ पे चढ़ने के लिए अभी के जनरेशन का बच्चा कोई सोच भी नहीं सकता, और हम लोग एक सांस में उस पेड़ पे चढ़ जाते थे। ये पेशेंट था। जो कंचे होते हैं, हम कंचों को खेले हैं, हम क्रिकेट खेले हैं, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने नहीं की। बचपन काफी अच्छा गुजरा, पैसे नहीं थे, मगर अब जैसे कि पैसे है नहीं, स्कूल के बाहर निकले देखे यार कोई समोसा वाला है कुछ है तो क्या करें, तो हम लोग उसको बोलते थे समोसा वाले को, अरे भैया आप एक काम करो, आपका कोई काम हो तो हमें बताओ और हमें एक समोसा देना। तो उस समय फिर वो आदमी सोचता था यार कि यानी कि इसमें तो क्या काम करूंगा भाई, यार आप एक काम करो, आप ले जाओ समोसा ऐसे खाओ। नहीं, हम उस समय भी उसे मना करते थे, नहीं अंकल आप एक काम करो, आपका कोई भी काम हो हमें बता दो। तो उसमें उसके वो जो अखबार आते थे तो उस अखबार को फाड़ने का काम करते थे। और जैसे किसी का लो भाई आप समोसा लो पैसे देने, यानी कि वो आदमी तो क्या छुट्टी के टाइम का कम टाइम होता है, बच्चे एक साथ भाग जाते हैं, तो उन सबको मैनेज करने मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप एक काम करो, आपको मदद भी मिल जाएगी और मुझे एक समोसा भी मिल जाएगा। तो वो कहते थे अरे वाह ठीक है, ये सही है। तो इस तरीके से काफ़ी हमने एंजॉय किए। अनुभव और शिक्षा मेरे लिए दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर पाते, और अनुभव तो आपको बहुत कुछ करवा सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा और अनुभव को अगर मुझे कोई बोले कि क्या मूल्यवान है, तो मैं ये बोलूँगा अनुभव को आप 75% रखो और शिक्षा 25% भी होगी तो आप 100% रिजल्ट देने में कमी नहीं रहेगी। बस ये है कि आप कहीं पे भी उसको आकलन नहीं कर सकते कि ये अगर शिक्षा के आधार पे ही आप कर सकते हो तो वो पॉसिबल है। मैं एक्सपीरियंस को भी काफ़ी नंबर देना चाहता हूँ। मैं अपने काम के बाद, क्योंकि फादर है नहीं, तो अपने परिवार को पूरा समय देना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चों के साथ रहना पसंद है, मुझे मम्मी के साथ रहना पसंद है। उसके बाद मैं सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क में मैंने सोशल अपने वॉलेंटरी स्टार्ट किया था। सब ब्लड मैंने 40 बार मैंने ब्लड दिया हुआ है वॉलेंटरी। ना मैंने किसी से नहीं कहा यार मिलने वाला है या तेरे को दे दूँ, नहीं, बिना जाने बिना किसी के रिश्तेदारी में आए मैंने अपना 40 बार ब्लड दिया। और ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मगर अभी क्या है कि कुछ समझ, यानी कि आजकल जो लोग हैं ना, अपन कुछ बताएंगे नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जो लोग सोशल वर्क में मैं काम करता हूँ, तो जो लोग, मुझे किसी बड़ी संस्था की जरूरत नहीं, मैं अपने आप पे अगर सोशल वर्क करूँगा तो मेरे साथ टीम जुड़ती जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास 500-600 लोग आज ब्लड बैंक में जुड़े हैं, ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे काफ़ी उस चीज़ के लिए खुशी है कि मैंने जो चीज़ चालू की तो उसके लिए सब लोग को सबकी मदद होती है। दूसरी चीज़, तो लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन लोगों को, जैसे मैंने देखा कि हर जगह आजकल पैसों का बहुत खिंचाव है, तो उसके लिए छोटी छोटी समितियाँ चालू की। समितियों से लोगों को लोन मिल जाता है, तो वो आपस में 10 जने मिल के अगर 200 भी करते हैं तो 2 करके ऐसा करके आज 50 हज़ार के लोन भी दिल पा सकते हैं। तो ये इस चीज़ों को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें। बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मगर सच बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, इसलिए लाइक जरूर करें। और ज़्यादा गाना तो आता नहीं मुझे, मगर एक गाना मेरे पिताजी मेरे बेटा छोटा था तो गाया करते थे, तो मुझे थोड़ी 2 लाइनें याद है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलेंगे फूल बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही